ये आपके दैनिक जागरण का आज का संपादकीय पाठ है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में, हर जगह मदद आपको पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी मिलती है यहाँ से, तो आप लोग जरूर देखा करिएगा। समस्याओं को बढ़ाने वाला समाधान। अभी इस समय आप देख रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। जैसी आशंका थी, सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की वार्ता भी विफल रही है। किसान संगठन अपनी जिद पर अड़े हैं। उनकी कई मांगें ऐसी हैं कि किसी भी सरकार के लिए उन्हें स्वीकार करना असंभव है। और इस रस्साकसी में कई पैंच हैं। पहला, वर्तमान किसान आंदोलन के नेता समूचे कृषक समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वे पंजाब और कुछ जिलों के किसानों के एक वर्ग का ही नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरा, जो मांगे इनके द्वारा की गई हैं वे ना तो पंजाब और ना ही वहां के किसानों के हित में है। तीसरा, उनका उद्देश्य समस्या का समाधान करना नहीं, अपितु उसका उपयोग लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक एजेंडे के रूप में करना है। चौथा, किसान नेताओं द्वारा सुझाया गया निदान रोग को और अधिक लाइलाज बना देगा। पांचवा, भारत में कृषि योग्य भूमि के वितरण में व्यापक असमानता है। 7% किसान ही देश की कुल कृषि भूमि के 46% पर काबिज हैं। छठा, 80% से अधिक किसान जो 1 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि के स्वामी हैं, उनका कुल राष्ट्रीय कृषि योग्य भूमि पर मात्र 30% ही स्वामित्व है। स्पष्ट है कि बड़े और छोटे किसानों का हित एक नहीं है। और सातवां, अधिकांश किसान अपने निजी उपभोग हेतु खेती करते हैं, शायद ही उनके पास बाजार में बेचने योग्य उत्पाद बचता हो। आठवां, वर्तमान आंदोलन में पंजाब के समृद्ध किसानों का एक वर्ग अपने स्वार्थ के लिए छोटे किसानों और राज्य के हितों को दांव पर लगा रहा है। हरित क्रांति 1967 में शुरू हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू हुई। 1997-98 से किसानों को मुफ्त बिजली देने की शुरुआत हुई और इसके परिणाम स्वरूप पंजाब में 2 फसलों धान गेहूं का वर्चस्व हो गया। प्रदेश को कृषि योग्य भूमि में 85% खेती इन्हीं 2 फसलों पर केंद्रित है। शेष फसलों के लिए बहुत थोड़ी गुंजाइश है। धान की खेती के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। पंजाब सिंचाई हेतु 20% नहरों पर और 80% भूजल पर निर्भर है। चूंकि बिजली निःशुल्क है, इसलिए खेतों में ट्यूबवेल से भूजल भरा जाता है। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भूमि के नीचे जल स्तर 150 से 200 मीटर तक पहुंच गया है। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अनुसार वर्ष 2039 तक पंजाब में भूजल लगभग 1000 फीट से नीचे पहुंच जाएगा। यदि इसे नहीं रोका गया तो अकेले 2 दशक में पंजाब में किसी के लिए भी भूजल प्राप्त करना असंभव होगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के 150 ब्लॉकों में से 133 ब्लॉक में भूजल का अत्यधिक दोहन हो चुका है। रसायन युक्त कीटनाशक खाद्य के अत्यधिक उपयोग से पंजाब में तबाही मचाई। राज्य के मालवा में प्रति 1 लाख की आबादी पर 107 लोग कैंसर से ग्रस्त हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 80 है। और भटिंडा को कैंसर सिटी नाम से जाना जाता है। फजिल्का के अबोहर में एक गली ऐसी है जहां अधिकांश घरों में कैंसर रोगी हैं और उसे कैंसर स्ट्रीट नाम दिया गया है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। भारत विश्व में चावल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। देश ने 2022 में 2.23 करोड़ टन, तो वर्ष 2023 में 1.65 करोड़ टन चावल का निर्यात किया है। निर्यात का मतलब होता है कुछ आप बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत चावल के रूप में करोड़ों लीटर पानी भी निर्यात कर रहा है। मुफ्त बिजली देने से पंजाब सरकार ने जहां 1997-98 में बिजली सब्सिडी के रूप में 658 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, वह खर्च कालांतर में मुफ्त बिजली योजनाओं के साथ बढ़कर 2022-23 में 7200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और चालू वित्त वर्ष 2023-24 में यह 7500 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आज पंजाब देश का सबसे कर्जदार प्रदेश बन गया है। राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में ऋण का अनुपात आप देखिए 48% है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2027-28 तक यह बढ़कर 55% हो जाएगा। केंद्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब के किसान संगठनों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा, उसमें फसलों के विविधीकरण पर बल देते हुए धान गेहूं के अतिरिक्त मसूर, उड़द, अरहर, मक्का, कपास की फसल पर अनुबंध आधारित एमएसपी गारंटी थी। यदि किसान संगठन इसे स्वीकार कर लेते तो पंजाब उसके किसानों की स्थिति में दीर्घकालिक सुधार होता। मोदी सरकार के विरोधियों द्वारा कृषि बनाम उद्योग का विकृत नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। भारत में किसी से होने वाली आमदनी पर कर नहीं लगता है। 140 करोड़ की आबादी में मात्र 7-8 करोड़ निजी आय करदाता हैं। स्पष्ट है कि इन करदाताओं से मिलने वाले राजस्व से ही देश के आधारभूत ढांचे से लेकर अन्य क्षेत्रों में विकास हेतु वित्त पोषण संभव हो पाता है। विडंबना है कि वर्तमान किसान आंदोलन के समर्थक इसी वर्ग को सर्वाधिक गालियां दे रहे हैं।
कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी सहित अधिकांश विपक्षी दलों ने जहां किसानों की मांग का समर्थन किया, वहीं किसानों के दिल्ली कोच में लगाए गए अवरोधों को उनके अधिकार पर कुठाराघात और लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। यह राजनीतिक अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली साम्प्रक सरकार के समय 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी। तब कांग्रेस ने इसे लागू नहीं किया, यह कहकर रिपोर्ट को निरस्त कर दिया कि इसे लागू करना असंभव है। और वर्तमान किसान आंदोलन ना तो आम किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, ना ही उनकी मांगों का औसत किसानों की समस्याओं से कोई संबंध है। निस्संदेह देश के अन्य वर्गों की भांति भारतीय कृषक समाज में भी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा संकट तो यह है कि कृषि उत्पादन का योगदान देश की वर्तमान जीडीपी में 17% है। फिर भी देश का लगभग आधा श्रमबल खेती बाड़ी में लगा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बंटवारे से छोटे किसानों की जोत और छोटी होती जा रही है। ऐसे किसानों के पास या तो सप्ताह का काम होता है फिर बेरोजगार होते हैं। विकसित देशों में कुल श्रमबल का 2-3% हिस्सा ही कृषि पर निर्भर रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि अन्य क्षेत्रों उद्योगों में रोजगार के और अवसर सृजित हो सकें, जिससे खेती पर दबाव घटे। और आप देखते होंगे, जानते भी होंगे कि जहाँ एक मजदूर की ज़रूरत होती है, वहाँ कृषि में आप देखते हैं कि 2-4 लोग लगे रहते हैं। 1-2 लोग से काम हो सकता है, वहाँ आप देखते हैं कि 5-7 लोग लगे रहते हैं। तो उसी की बात हो रही है। और देखिए, ये लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है बलवीर पुंज। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना नजरिया बदलते युवा, तो आप देखते हैं कि भारत सबसे बड़ी युवा आबादी का देश है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार यूथ इन इंडिया के अनुसार देश में युवाओं की आबादी 2036 तक 34.53 करोड़ हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2011 में 33 आप देखते हैं कि 34 करोड़ थी। वैसे मौजूदा दौर में भी भारत में 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की आबादी 50% और 35 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की आबादी 65% है। याद रखें कि ये युवा भारतीय जनतांत्रिक चुनाव के मतदाता भी हैं। साल दर साल इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग के एक आंकड़ों के अनुसार पहली बार मतदाता करने वाले मतदाताओं की संख्या 1.85 करोड़ हो चुकी है। और इससे यह तय है कि युवाओं की आबादी आने वाले दिनों में भारतीय चुनावों के परिणाम को अत्यंत गहरे स्तर पर प्रभावित करेगी। भारत में पिछली सदी के अंतिम दशक में नव उदारवाद आर्थिक व्यवस्था लागू की गई और इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में लचीलापन आया और एक लाइसेंस परमिट राज खत्म हुआ। इसी के साथ बहुमंडलीकरण का योग प्रारंभ हुआ। बाजार एवं साइबर क्षेत्र मजबूत हुआ। परिणाम स्वरूप इनका दायरा बढ़ता गया और इसके कारण भारत में समाज, संस्कृति और राजनीति बहुत प्रभावित हुए और इससे देश में एक नया दौर प्रारंभ हुआ। के प्रारंभिक काल में हुए अनेक अध्ययनों में पाया गया कि इस परिवर्तन से युवाओं में अनिश्चितता एवं भविष्य के प्रति असुरक्षा बोध पैदा हुआ। असुरक्षा का बोध ऐसा गहन हुआ कि उनमें अपनी संस्कृति, अपना जमीन एवं जड़ों की तरफ लौटने की आकांक्षा भी प्रबल हुई है। बाद में इस नव उदारवाद अर्थव्यवस्था को राजक सरकार ने आगे बढ़ाया और इसके लिए नीतियों में के लिए किए गए बदलाव के सकारात्मक प्रभाव भी देखने लगे। इसके कारण आप देखिए भारत के युवाओं में असुरक्षा बहुत कम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, बाजार के विस्तार एवं स्वरोजगार के परिवेश ने उनके भीतर एक आस्था का भाव सृजित किया है। भारत में बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अनेक कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाओं ने भी समाज में आशा की इस परिवेश को मजबूत किया है। युवा यह मान रहे हैं कि सांस्कृतिक पर्यटन भी आजीविका सृजित कर रहा है। पिछले दिनों एक शोध के सिलसिले में विभिन्न शहरों एवं कस्बों में अनेक जातियों के मध्य एवं निम्न वर्गीय युवाओं के साथ संवाद करने का मौका मिला। अब उनमें आप देखिए नौकरी पाने की चाह के साथ अन्य आकांक्षाएं भी जुड़ गईं। सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कुछ अपना काम धंधा शुरू करने का सोच विकसित होने लगा और साथ ही कौशल एवं दक्षता को विकसित कर जीविका निर्वाह का अवसर भी उनकी निराशा को कम करने में मददगार हो रहा है। यूट्यूबर बनने, ऑनलाइन कंपनी खोलने से लेकर ऑनलाइन सप्लाई चेन से जुड़ने की चाह भी उनमें लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में नौकरियां एवं कामों के विस्तार ने भी उनमें आशा का संचार किया है। धन का प्रवाह भी तेजी से बढ़ा है और इसमें गांव एवं कस्बों की जड़ता को भी तोड़ा है। मध्य वर्गीय छात्रों एवं युवाओं के मानस में नव उदारवाद के कारण पैदा हुई आशंका एवं असुरक्षा की भावना अब खत्म हो रही है और इसके बदले उनका रुझान अब आशा, आकांक्षा, भविष्य को बनाने की तरफ हो रहा है। युवाओं से संवाद के दौरान उनकी बातों में अनेक बार भविष्य शब्द आया है। सफल लोगों की सफलता की कहानियां उन्हें प्रेरित कर रही हैं। हमारे ऐतिहासिक एवं सामाजिक नायकों की जीवन गाथा उन्हें विश्वास दिलाती है कि उनमें यह भाव सृजित करती है कि संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है। अगर मुहावरे में कहें तो हम होंगे कामयाब एक दिन जैसा भाव उनमें अपने ढंग से आकार ले रहा है। वे सुनहरे भविष्य को लेकर आश्वस्त हैं और युवाओं से व्यापक बातचीत के दौरान यह भी उभर कर सामने आया है कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत पिछड़ी पीढ़ी की कई विभूतियों को भी प्रेरणा स्रोत, प्रतीक के रूप में याद करते हैं। वे उनसे जुड़े अनेक वृत्तांतों को एक प्रतीक मानकर उन्हें आशा के स्रोत के रूप में अपने दिनादिन
जीवन में इस्तेमाल करते हैं। संवाद में शामिल युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी की मेहनती निर्णय लेने में सक्षम व देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाले नेता के रूप में वर्णित किया। अनेक युवा नरेंद्र मोदी को एक युग पुरुष के रूप में देखने लगे हैं। कई युवाओं ने इस पर भरोसा जताया कि मोदी जी विकसित भारत को गढ़ रहे हैं, वह भविष्य के भारत की नींव रख रहे हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 खत्म किया, जो एक समय संभव नहीं लगता था। राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बनवा दिया। इसके अतिरिक्त भी युवाओं ने उनकी सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। संवाद में दो बातें खास तौर पर स्पष्ट हुई हैं। एक तो युवाओं में भविष्य की जो चिंता बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां शायद उसे एक आशा में बदल रही हैं। याद रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में बार बार भारत के भविष्य की बात करते हैं, देश को विकसित बनाने का आह्वान करते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद नरेंद्र मोदी की छवि में बड़ा निखार आया है। युग पुरुष की उनकी यह छवि हालांकि उनके राजनीतिक कार्यों से निर्मित हुई है, किंतु यह प्रतीक अपने अर्थ में उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दायित्व को भी शामिल किया दिखता है। अभी कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बहुत संभव है कि भारतीय युवा अपने मन में कोई बड़ा राजनीतिक संकेत समेटे हुए हैं। इन संकेतों के परिणाम की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। लेखक जीबी पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक हैं। इनका नाम है बद्री नारायण। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। 100 का मोल, ये अर्थ में यदि 100 लगा दिया जाए तो वह स्वार्थ हो जाता है, जिसे अच्छा नहीं समझा जाता है। वही यदि स्वर को अभिमान में जोड़ दिया जाए तो वह अभिमान का भाव नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है। यदि 100 यहाँ अनमोल है और हम इसे 100 अर्थात स्वयं के उच्च गुणों का मूल समझना है। जिस तरह से किसी योद्धा के लिए शस्त्र धारण करने के साथ साथ अपने पास ढाल रखना भी आवश्यक है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने सद्गुणों, ज्ञान, विद्या के साथ साथ अपने स्वाभिमान को भी रखना अनिवार्य है। तभी यह संसार उनके गुणों की महत्व समझता है। अन्यथा उनका हस्र उन फलों की तरह होता है जिसका भार वृक्ष की अशक्त शाखाएं सहने में अक्षम होती हैं। फलता वे टूट कर गिर जाते हैं। भूमि पर धूल धूसरित कटे फटे फलों का कोई मोल नहीं होता है। और आप देखिए, अधिकांश लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे अपने गुणों को, अपनी प्रतिभा को सही समय पर जान नहीं पाते हैं। यदि अपनी प्रतिभा को जानते तो उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाते। जो संपत्ति हमारे पास है, यदि आप उसका सही आकलन नहीं कर सकेंगे तो संसार हमें पग पग पर नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं रखेगा। आपका आत्मसम्मान बार बार को चलता जाएगा। संसार से यह कामना करने से पूर्व कि वह हमारा आदर करे, हमें स्वयं का आदर करना चाहिए। और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि स्वाभिमान बना जाए और यत् तत् किसी तुच्छ या महान सम्मान की लोलुपता में चाटुकारिता कर अपने स्वाभिमान को त्याग कर अपना पात्र रिक्त मत करो। दर्पण में देखो किंतु सौंदर्य के अभिमान में नहीं, अपितु स्वयं की त्रुटियों को चिन्हित करने के लिए दर्पण का रूप करो। स्वयं को निखारो, अपने गुणों की स्वाभिमान की ढाल से रक्षा करो। उस दिवस की प्रतीक्षा करो जब सराहीन प्रशंसा या कटु आलोचना के शस्त्र आपके भेद ना सकें। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देखा करिए आप लोग। वार्ता से बनेगी किसान, ये आप देखिए किसानों की बात हो रही है आप लोग। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली चलो की जिद पकड़े पंजाब किसान संगठनों से उनके सभी मुद्दों पर 5वें दौर की वार्ता का जो आग्रह किया उस पर किसान नेताओं को गंभीरता दिखानी चाहिए। इसलिए और भी क्या, क्योंकि हरियाणा सीमा पर किसान और पुलिस में टकराव की आशंका गहराती जा रही है। देखिए, इस तरह के आर्टिकल लिखे जाएंगे बार बार जब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए कि किसानों की मांगें क्या हैं और किसान चाहते क्या हैं, बस इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और सही मांगे हैं, जायज मांगे हैं या नहीं है, ये भी याद रखा करिएगा। पेरोल से रोजगार, उत्तराखंड में चीड़ के जंगलों से प्रतिवर्ष निकलने वाला पेरोल यानी चीड़ की पत्तियां अब समस्या नहीं बल्कि रोजगार का आधार बनेंगी। राज्य के 16% हिस्से में चीड़ के जंगल हैं। एक आकलन के अनुसार हर वर्ष जंगलों से 23.66 लाख मेट्रिक टन पेरोल निकलता है, जो वनों में आग का फैलाव का बड़ा कारण भी माना जाता है। इस पेरोल से जैविक खाद तैयार होंगी और इससे भूसे में मशरूम का उत्पादन भी हो सकेगा। देहरादून के गैर सरकारी संगठन कृषि वन रिसर्च सेंटर ने पेरोल के उपयोग के इन नए प्रयोगों में सफलता पाई है। सेंटर का दावा है कि पेरोल से बनी जैविक खाद मानकों पर खरी उतरती है और इसका वन अनुसंधान संस्थान देहरादून IIT रुड़की से भी इसका परीक्षण कराया जा रहा है और इस परीक्षण का ब्यौरा सरकार को भी उपलब्ध कराया जाएगा। पेरोल से विद्युत उत्पादन के साथ ही कोयला बनाने समेत कुछ अन्य प्रयोग भी हुए हैं। लंबे समय से पेरोल के ऐसे उपयोग तलाशने पर जोर दिया जाता रहा था जो अधिक प्रभावी एवं सुलभ हो।
कृषि वन रिसर्च सेंटर पेरोल से जैविक खाद, इसके भूसे में मशरूम का उत्पादन और चीड़ पाइन पिट बनाने में सफल रहा। पेरोल जैविक खाद की एक निजी लैब से जांच कराई गई और इसमें कार्बन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैग्नीज, आयरन, का कॉपर तय मानकों के अनुरूप पाए गए। ऐसे में उम्मीद जगी है कि पेरोल का उपयोग आर्थिक संभालने और पर्यावरण संरक्षण में अधिक कारगर होगा। पेरोल स्वरोजगार के माध्यम बन सकता है और साथ ही जंगल से पेरोल हटने पर वहाँ नई वनस्पतियाँ उगेगी और वर्षा का पानी भी भूमि में समाएगा और इस तरह से पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के द्वार खोलेंगे। उत्तराखंड के जंगलों के लिए समस्या बना पेरोल ग्रामीण आर्थिकी को नई दिशा दे सकता है, बशर्ते इस दिशा में गंभीरता से कदम बढ़ाए जाएं। ये भी देखिए, ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध सारनाथ। बनारस स्थित बनारस स्थित सारनाथ प्राचीन काल से हिंदुओं, जैनों, बौद्धों का एक पवित्र स्थल रहा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन एवं मृगदाय या फिर मृगदाओ था। सारनाथ के आधुनिक नामकरण के बारे में भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना है कि पहले इसका नाम सारंगनाथ था, जो भगवान शिव के लिए उपयुक्त था। सारनाथ क्षेत्र में सारंगनाथ का एक मंदिर भी है। मान्यता है कि इस मंदिर के कारण ही इस क्षेत्र का नाम सारनाथ पड़ा। बुद्ध के निर्माण के पश्चात सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित हुआ। सारनाथ में आप देखिए, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को के तीसरे रतन संघ की स्थापना की थी और बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा यह एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया गया। सोंग और सातवाहन राजवंशों ने भी सारनाथ के विकास में बहुत योगदान दिया। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री हिनसांग ने इस क्षेत्र की यात्रा की और इसका वर्णन फो ला ना से नाम से किया और उनके विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय यहाँ 30 बिहारों में तकरीबन 3000 भिक्षु निवास कर रहे थे। महात्मा बुद्ध के जीवन काल की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में दर्ज हैं। पहला, बुद्ध के घर त्यागने की घटना, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दूसरा, ज्ञान प्राप्ति को घटना संबोधि। तीसरा, प्रथम उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन और चौथा, बौद्ध की समाधि लीन होने की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सारनाथ इसकी तीसरी घटना का साक्षी रहा है। बौद्ध गया में बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश इसी स्थान पर दिया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश जिन 5 शिष्यों को दिया था, वे थे कौंडिन्य, अस्सजी, वप, भद्दे, महानाम और आंज। बौद्ध द्वारा इन 5 शिष्यों को उपदेश देने की घटना को प्रतिमा बनाकर दिखाया गया है, जो बहुत ही आकर्षित करती है। हैंसांग ने बनारस में आप देखिए सम्राट अशोक द्वारा 2 स्तूपों के निर्माण का उल्लेख किया है और जिसकी पहचान दयाराम साहिनी ने धर्मराजिका स्तूप एवं धम्मेक स्तूप के रूप में किया है। यहाँ जैन मंदिर, महाबोधि मंदिर एवं अनेक विहार स्थित हैं। भारत का राजकीय चिन्ह सारनाथ अशोक के स्तंभ के शीश से लिया गया है। बौद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आज जबकि समाज में लोगों के बीच अविश्वास और मैत्रीपूर्ण संबंधों का अभाव पड़ रहा है, तब हमें बौद्ध याद आते हैं। लोग धर्म के नाम पर हिंसा पर उतारू हैं। ऐसे समय में हमें बौद्ध शरणम गच्छामी का मार्ग पकड़ना चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, सीखना चाहिए बस। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, देखना हो तो देख सकते हैं आप लोग। इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो एजुकेशन सर्कल के नाम से जो आपका टेलीग्राम का नाम है ना, उसी पर आपको मिल जाएगी। अब आप देखते हैं कि चुनावी मौसम है, तो चुनाव को पारदर्शी बनाने की पहल, इसे भी देख लीजिए, अच्छा लिखा गया है। इस वर्ष देश में आम चुनाव होने वाले हैं, यानी कि लोकसभा 543 सीटें हैं टोटल लोकसभा की। ये चुनाव कौन करवाता है, उस संस्था के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा। और इसके लिए राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ पार्टियां आपस में गठबंधन कर रही हैं, प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा कर स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। इस चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान फैलाई जाने वाली झूठी एवं भ्रामक चुनाव सूचनाओं की रोकथाम के लिए इंटरनेट मीडिया पर और सख्ती बढ़ाने का फैसला किया। इंटरनेट मीडिया पर कड़ी नज़र रखने के लिए प्रत्येक जिले में एक टीम तैनात की जाएगी, जिसका मुखिया SDM रैंक का कोई अधिकारी होगा या फिर जिले का कोई अन्य अधिकारी होगा जिसके पास IT क्षेत्र में काम करने के कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होगा। और यह टीम चुनाव के दौरान जिले में होने वाले प्रत्येक सियासी हलचल के साथ राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, उनके परिजनों और पदाधिकारियों के इंटरनेट मीडिया के खातों पर नजर रखेगी। हाल के दिनों में झूठी और भ्रामक सूचनाएं बड़ी समस्या बनकर उभरी हैं और इसके जरिए विश्व भर में आप देखिए जनमत को प्रभावित करने का बड़ा पैमाने पर खेल भी चल रहा है। इसे रोकना निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। अच्छा है कि चुनाव आयोग ने इसकी सुध लेते हुए इसके खिलाफ उपाय करने की बात कही है।
अभी आयोग ने देश में चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कई पहल की हैं, जैसे कि चुनावी रैली से लेकर प्रचार करने से जुड़ी अनुमति देने की ऑनलाइन व्यवस्था की। और उसने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे चुनाव से जुड़ी गतिविधियों से बच्चों को दूर रखने की भी हर संभव कोशिश करें। और इसके लिए आप देखते हैं चाइल्ड लेबर से जुड़े कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। और जाहिर है कि चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। हालांकि कुछ और समस्याएं हैं जिनका निदान करना बाकी है और इसके बिना चुनावी शुचिता का सपना पूरा नहीं हो सकता है। इन दोनों चुनाव में पेड न्यूज की समस्या खड़ी हुई है। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी उम्मीदवार के पक्ष में इस बेकार चुनाव प्रचार करना जिससे कि वह प्रचार भी समाचार अथवा आलेख जैसा प्रतीत हो, पेड न्यूज कहलाता है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का मानना है कि ऐसी खबरें जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नकद या किसी दूसरे फायदे के बदले प्रसारित की जा रही हों, पेड न्यूज कहलाती हैं। दरअसल किसी भी पेड न्यूज का मकसद वोटरों को गुमराह करना होता है और इससे पाठकों को गलत सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिससे वे भ्रमित होते हैं। लिहाजा किसी विशेष राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाता है और चुनाव परिणाम खासा प्रभावित होता है। जाहिर है कि इससे पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की उम्मीदों को झटका लगता है और लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आती है। स्पष्ट है कि पेड न्यूज का इस्तेमाल सच पर पर्दा डालने के लिए एक हथियार के रूप में हो रहा है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राथमिक ध्येय होता है। और लेकिन ऐसा ना हो पाना चिंता का विषय भी है। अगर राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दें तो मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों को भूलकर पूंजीपतियों का हिमायती बन जाए, वोटर ईमानदारी के बजाय एक अपराधी को वोट देना शुरू कर दे तो इस व्यवस्था का क्या होगा? यकीनन हर तरफ अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए कई स्तर पर सुधार की दरकार है। हाल के दिनों में चुनाव में धन बल का बढ़ता प्रभाव भी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है और चुनाव जीतने के लिए आप देखते हैं कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है और इस स्थिति में कम पैसे वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है और इसके चलते राजनीति में युवा और ईमानदार लोग आने से कतराते हैं। धन बल के बढ़ते प्रभाव को रोकना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती भी रहा है और चुनाव शुचिता के लिए इस पर जल्द से जल्द लगाम समय की मांग है। और इस संबंध में कई सुझाव सामने आ रहे हैं, जैसा कि राजनीतिक दलों के बजाय चुनाव आयोग धन की निर्धारित सीमा अपने फंड से खर्च करे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में लगभग 3,118 करोड़ रुपए नगद पकड़े गए। इसके अलावा शराब तथा अन्य नशीले पदार्थ भी जब्त किए गए थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में 27% अर्थात 2,208 प्रत्याशी करोड़पति थे। इसके पहले 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में कुल 16% प्रत्याशी करोड़पति की श्रेणी में थे और इस आंकड़ों से स्वतः अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या होगी। बहरहाल चुनाव सुधार की प्रक्रिया को मुख्य फोकस लोकतंत्र के मूल अर्थ को व्यापक बनाना, इसे नागरिकों के अधिक अनुकूल बनाना ही है। अगर चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकना है तो निर्वाचन आयोग के तर्कसंगत तरीके से सोचना होगा, क्योंकि लोकतंत्र अब धीरे धीरे अमीरों का तंत्र बनता जा रहा है और इसमें गरीब अथवा ज़्यादा धन खर्च ना कर पाने वाले उम्मीदवार इन धन कुबेरों के आगे पानी के बुलबुले ही प्रतीत होते रहे हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए पिछले दिन उच्चतम न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभा और नगर निकायों पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर सुझाव देने के लिए 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। यदि देश में एक साथ चुनाव होता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा आम जनता को होगा, क्योंकि इससे देश का जो समय और धन बचेगा वह विकास के कार्यों में आप देखते हैं लगाया जा सकेगा और लिहाजा एक देश एक चुनावी शुचिता की ओर बढ़ता एक विशेष कदम होगा। चुनाव में एक उम्मीदवार को केवल एक सीट तक ही सीमित किया जाना चाहिए। गौर करने वाली बात यह है कि यदि कोई प्रत्याशी 2 सीट से चुनाव लड़ता है, दोनों पर उसकी जीत होती है तो उसे एक सीट छोड़नी होती है, फिर वहां उपचुनाव कराना जरूरी हो जाता है और इससे इस राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। मालूम हो कि 1996 में किए गए एक संशोधन से पहले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के लिए सीट की संख्या की कोई सीमा नहीं थी और उस संशोधन में इस संख्या को 2 तक सीमित कर दिया गया, लेकिन इसे अब 1 सीट तक सीमित करने की तैयारी करनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पर प्रतिबंध से काले धन पर चोट, ये भी देख लीजिए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में विवादित इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। 2017 में भारत सरकार ने चुनावी चंदा लेने के लिए इसे प्रयोग में लाया था। सरकार ने उस वक्त तर्क दिया था कि जो चुनावी चंदे की नगद व्यवस्था है उसे काले धन को बढ़ावा मिल रहा है और इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड की सुविधा शुरू की गई है।
और राजनीतिक दलों को मिलने वाला दान मंदिर की पेटी में दिया गया गुप्त दान के समतुल्य नहीं होता है। भले ही ये बॉन्ड स्टेट बैंक से खरीद कर दिए जाते हैं, इस गुप्त दान से केंद्र या तथा राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टियां सत्ता में आती हैं, जो चंदा देने वाले पर वालों पर आगे मेहरबान हो जाती हैं। अब कोई भी मदद कर रहा है तो फ्री में तो करेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी आशंका जताई और किसी राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान देने से धन और राजनीति के बीच संबंध के कारण वित्तीय उपकार की व्यवस्था हो सकती है। इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का भी उल्लंघन भी करता है, अर्थात इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे के बारे में जनता को जानने का अधिकार नहीं था। यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का कारण बन रहा था। एक पारदर्शी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए पारदर्शी व्यवस्था का होना आवश्यक है, और जिससे धन बल के प्रयोग को सीमित करना पहला लक्ष्य होता है। उम्मीद है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने का फैसला लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा। अदालत ने निर्वाचन बॉन्ड को खत्म करके राजनीतिक दलों को आमजन तक फिर से पहुंचने की सीख ही दी है, और इस फैसले को लोकतंत्र में विश्वास बहाली की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होते हैं। इसमें बड़ी धनराशि काले धन की होती है। आर्थिक उदारवाद के बाद यह बीमारी सभी दलों में पनपी है। न्यायालय में प्रस्तुत किए गए निर्वाचन आयोग और एडीआर के आंकड़ों के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड योजना शुरू होने के बाद 16,518.11 करोड़ रुपए से अधिक के निर्वाचन बॉन्ड बिके हैं। यह राशि सभी दलों को उनकी पहुंच और हैसियत के मुताबिक व्यापारियों ने दी है, और साफ है कि बड़े व्यापारिक घरानों द्वारा दलों को मोटी धनराशि मिलने के बाद दलों में जनभागीदारी निरंतर घटती चली जा रही है। मसलन कॉरपोरेट फंडिंग ग्रास रूट फंडिंग का काम सख्त कर रही है, और इस वजह से दलों में जहां आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, वहीं आम आदमी से दूरियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। दल आम कार्यकर्ताओं के बजाय धन बलियों को उम्मीदवार बनाने लगे हैं, और नतीजतन लोकसभा और विधानसभा में पूंजीपतियों और जनप्रतिनिधियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को घुस से संपत्ति 10,000 करोड़ रुपये, 1 खरब से भी अधिक है। तो ये भी आप लोगों के लिए पूछा जाएगा लोकतंत्र पे, आप देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चुनावी मौसम में फूटते नेता नवा कुर, ये आप देखते हैं कि खरी खरी तंज कसा जाता है। पिक्चर अभी बाकी है। नकुलनाथ और कमलनाथ के बीजेपी में जाने की बातें हो रही थी ना, तो उसी की बातें हो रही है। सच्चाई दिखाने की सजा। बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मामले देखे गए हैं, और जब पुलिस ने समाचार दिखाने बताने को लेकर पत्रकारों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की है। ये इस तरह की घटनाएं तो कई राज्यों में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। और अभी जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की मामले की बात हो रही है ना, संदेश खाली जो पश्चिम बंगाल में, उसी को लेकर बातें हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय जरूर दीजिए। कई बार हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। और टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है ना, उन पर आरोप लग रहा है, और फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, और महिलाओं के साथ इस तरह का कुछ घटनाएं होती हैं, तो बड़ी शर्मनाक कह लीजिए आप लोग, क्योंकि एक महिला का दर्द समझती हैं, ऐसा कहते हैं। अगर वही नहीं समझ रही हैं तो क्या कह सकते हैं। तो इस तरह से संपादकीय पार्टी की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, आपकी कोई राय हो, तो आप लोग नीचे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।